आ रही है, या बच्चा सबक को याद करने के बाद भूल जाता है, या बच्चा उस हिसाब से 100% अपना नहीं दे पा रहा कि जिस तरह उसे प्रोग्रेस करनी चाहिए, जिस तरह बच्चा मेहनत कर रहा है, जिस तरह 16 घंटे पढ़ रहा है या 14 घंटे पढ़ रहा है, तो उस हिसाब से वो प्रोग्रेस नहीं दे पा रहा, तो बच्चे का आप पढ़ाई का दौरानिया ना बढ़ाएं, बल्कि इसकी वजह तलाश करने की कोशिश करें कि वो क्यों बच्चा अच्छी तरह से याद नहीं कर रहा, वो क्यों अपनी प्रोग्रेस 100% नहीं दे रहा है, वो रिजल्ट जो शो अच्छी तरह से वो क्यों नहीं कर पा रहा, इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकती है या क्या इसकी बुनियादी वजह हो सकती है। अगर बच्चा अच्छी तरह से सबक याद नहीं कर पा रहा या उसकी लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है वो लॉस कर रहा है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा कुंज़ेन है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा कम्पिटिटेड नहीं है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे में कम्पीट करने की अहलियत नहीं है। आपने क्या करना है, अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसकी रीज़न तलाश करने की आप कोशिश करें कि आपका बच्चा क्यों इस तरह ख़राबी कर रहा है, क्यों आपका बच्चा आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर पा रहा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 केसेस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उम्मीद है 3 केसेस डिस्कस करने के बाद आपको रीज़न समझ में आ जाएगी कि बच्चे को सबक याद क्यों नहीं होता और क्या हम ऐसा करें कि बच्चा खुद ब खुद याद करना लेसन शुरू कर दे और उसकी जो प्रोग्रेस है और उसकी जो एफिशिएंसी है सबक को याद करने की और लॉन्ग टर्म उसको मेमोराइज करने की वो बेहतर हो जाए। लास्ट दिसंबर से लेके जून तक मेरे पास तीन मुख्तलिफ केसेस आए बच्चों के, कि तीनों केसेस में बच्चों की प्रॉब्लम कॉमन आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बच्चों को सबक अगर पढ़ाया जाता तो मौके पे वो याद कर लेते, लेकिन अगर दूसरे दिन उनसे सुना जाए या हफ्ते के बाद या महीने के बाद आप उनके टेस्ट लेते थे तो वो उनको बिल्कुल याद नहीं होता था, चाहे आपने 10 दिन लगातार उन्हें वो लेसन पढ़ाया है। वो जो लेसन होता था बच्चे के जहन में बिल्कुल एक पजल गेम की तरह आगे पीछे उसके जो कार्ड्स हो जाते थे, वो वर्डिंग की बच्चे को समझ ही नहीं आती थी, बच्चा प्रेशर ले जाता था उस लेसन का। तो इसकी जो अब एक टीचर के लिए इंतहाई ज़्यादा ये मुश्किल और परेशान कुन बात होती है कि पूरी क्लास में वो एक बच्चे पे इनफरादी तौर पे तवज्जो दे और उसके मसले को हल कर सके। ये इंतहाई ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी टीचर के लिए, चाहे वो आप मैट्रिक लेवल पे हैं, चाहे आप प्राइमरी लेवल पे हैं, और चाहे आप इंटरमीडिएट या चाहे आप बड़ी क्लासेस के टीचर हैं। तो अब पहला केस मेरे पास आया, अब मुझे वो शबीर साहब के थ्रू केस मेरे पास आया। अब केस क्या था जी, मैट्रिक का स्टूडेंट है, 3 मंथ बाद आपके पेपर हैं, 9th का स्टूडेंट है, 3 मंथ बाद उसके पेपर थे, और पेपर की मुझे जो उन्होंने टारगेट दिया था वो ये था कि आपने कंसेप्ट बच्चे के सर क्लियर करवाने और उसकी टेस्टिंग करनी है ताकि बच्चा 90 या 80% मार्क्स ले सके। अब जिस वक्त मुझे उन्होंने हैंड ओवर बच्चा किया तो उस वक्त बायो में उसके 48% थे हाउस एग्जामिनेशन में, और उसके जो केमिस्ट्री में 52% उसके जी मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने बच्चे के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले दिन पढ़ाया, दूसरे दिन पढ़ाया, तीसरे दिन पढ़ाया, 1 हफ्ता लगातार जब मैंने काम उससे लिया तो फिर मैंने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी उसकी। अब टेस्टिंग में इस तरह होता है कि मैं जब कभी उसे टेस्ट देता तो वर्डिंग इंतहाई ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद, बच्चे को इंतहाई ज़्यादा अच्छी तरह से कंसेप्ट समझाने के बावजूद भी क्या होता कि बच्चा कभी कंसेप्ट को आगे पीछे कर देता, कभी बच्चे को बिल्कुल ही ना याद होता, कभी बच्चा इंतहाई ज़्यादा मिसकंसेप्चुअल हो के कोई और ही वहाँ पे टॉपिक उसने लिखा होता। अब मेरे लिए भी ये बड़ी परेशान बात थी कि मैंने जहाँ तक बच्चों को पढ़ाया, जहाँ कभी बच्चों को पढ़ाया तो मेरे लिए 100% रिजल्ट निकालना कोई मुश्किल नहीं होता था, क्योंकि मेरे पास जब कभी भी कोई क्लास आई है अक्सर इस तरह होता है कि मेरे पास टॉपर्स होती है, सुपर सेक्शंस मेरे पास होते हैं मोस्टली। तो अब मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल केस था और पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि एक इस किस्म का केस आ गया। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते थे, या तो मैं वहाँ पे क्विट कर लेता, वालिदैन से माजरत कर लेता, या दूसरा केस मेरे पास मेरे पास जो ऑप्शन था वो ये था कि मैं इसका हल कोई तलाश करता था। मैंने दूसरे ऑप्शन को प्रेफर किया। मैंने वालिदैन से मशवरा किया और वालिद को बुला के मैंने उससे पूछा कि सर इसकी घर की रूटीन क्या है, या इसे क्या प्रॉब्लम है घर में, किस तरह ये इसका रहन सहन है। वालिदैन ने मुझे बताया कि ये सुबह 8 बजे स्कूल जाता है, 8 से 2 बजे इसने लगातार पढ़ाई करने के बाद वापस आना, 2 से 3 इसने खाना खाने के बाद फ्रेश होने के बाद दोबारा स्कूल में जाके इसने टेस्ट करना तकरीबन 2.5 से 3 घंटे, शाम को 5:30-6 बजे वापस आना। 5:30-6 बजे वापस आने के बाद बच्चा पढ़ने बैठ जाता था। सर ये नाश्ता अपना आके खाना वगैरह खाता है, कोई इसने अगर गेम करनी हो या कोई और इसका जो काम हो वो करने के बाद ये क्या करता है, सर आपका लेसन तैयार करने बैठ जाता है। 2 या 2.5 घंटे आपका लेसन तैयार करता है और 2 या 2.5 घंटे लेसन तैयार करने के बाद आप आ जाते हैं, आपका टेस्ट देता है, टेस्ट देने के बाद आप चले जाते हैं। आप जब जाते हैं तो 2 घंटे बैठ के ये इशा के बाद
ये 3 घंटे या 4 घंटे इसने बैठ के अपने स्कूल का सारा काम याद करना है। उसके बाद इसने 2 घंटे या 1 घंटा या 1.5 घंटा मोबाइल यूज़ करना। मोबाइल यूज़ करने के बाद ये सो जाता है। ये रात को 12 बजे सोए, ये रात को 1 बजे सोए। हमने कभी से ये नहीं कहा कि आप लेट क्यों सो रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई से मतलब है और वो 16-17 घंटे पढ़ता है, तो इसलिए हम उसे मोबाइल ऑफर कर देते हैं कि बेटा आप इसे जिस तरह मर्जी यूज़ करें। हमने इसे कभी रोक टोक नहीं की। जब मैंने बच्चे की रूटीन देखी या वालिद ने मुझे बताया, तो मैं फौरी तौर पर उसका जो हल था मेरे जहन में आ गया। अब ये सिर्फ एक थ्योरी थी या मेरे जहन में एक आइडिया था कि ये करके देखते हैं कि मे भी ये काम ये आइडिया करता है या नहीं करता। मैंने वालिद को कहा कि सर आपने कल से मैंने इसके टेस्टिंग में बंद कर रहा हूँ, आपने इस तरह करना है बच्चे को तकरीबन 1 घंटा, जो मैं टेस्ट लेता था मैं इसे 1 घंटा फ्री जल्दी कर दिया करूँगा। आपने 1 घंटा इसे गेम करवानी है घर में, चाहे इसकी आप वॉक करवाएं, चाहे इसकी आपको जॉगिंग करवाएं, चाहे इसकी आप वहाँ पे क्रिकेट खेलें या चाहे आप इसकी बैडमिंटन खेलें। तो क्योंकि उनका काफ़ी बड़ा घर है तो उन्होंने बैडमिंटन को प्रेफर किया। बच्चे ने अपने बड़े भाई के साथ डेली बेसिस पे 1 घंटा रात को गेम करना शुरू कर दी। सर होता क्या है जी, तकरीबन 1 हफ्ता गुजरा है। 1 हफ्ता गुजरने के बाद बच्चे की याद करने की जो कैपेसिटी थी, जो उसकी स्पीड थी, जो उसका रेट था, वो ऑलमोस्ट 0 से 20% तक चला गया। अब उसके कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लियर जिस तरह मैं करवाता वैसे ही वो मुझे आउटपुट उसकी अच्छी आनी शुरू होगी। राइट 1 मंथ के बाद बच्चे का तकरीबन 50 to 70% वो जो याद करने की प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, वो ठीक हो गई। हम क्या करते हैं, अगर बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी नहीं आ रही, बच्चे का रिजल्ट इधर से डाउन होता है और हम उसके उधर से टाइमिंग बढ़ा देते हैं, बच्चे पे स्ट्रेस डालना शुरू कर देते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ें, आप ज़्यादा मेहनत करें, तो ये इंतहाई ज़्यादा बच्चे के लिए गलत बात होती है। ये इंतहाई ज़्यादा आप कह लें गलत अप्रोच होती है बच्चे के लिए, जो बच्चे की सलाहियतों को सप्रेस कर देती है। दूसरा और तीसरा जो मेरे पास केस है वो लास्ट जून के महीने में मेरे पास आए। उन केसेस में भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे मज़े की बात आपको बताता हूँ कि तीनों के तीनों जो केसेस आए हैं वो एक ही स्कूल के आए हैं। शहर का टॉप रैंक वो स्कूल है, इंतहाई ज़्यादा बेस्ट, यानी कि मैं खुद अगर मुझे कोई कहे रेकमेंड करें कोई स्कूल तो मैं उसी स्कूल का रेकमेंड करूँगा कि आप इस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवा दें। लेकिन उस स्कूल का जो ऑप्रेसिव वेट था, उनके लगातार 12 घंटे 13 घंटे या 14 घंटे उनकी स्टडी जो टाइमिंग है वो बहुत ऑप्रेसिव थी बच्चे के लिए। बच्चे की जो ज़हनी कैफियत है वो बच्चा ज़हनी तौर पे मजबूर हो जाता है। अगर आप बच्चे को लगातार पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा आपका लगातार काम नहीं कर पा रहा, वो थक जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे का जो एटीट्यूड होता है छुट्टी की तरफ, अतवार की तरफ, वो बहुत अच्छा होता है। बच्चे अतवार को गुजारते हैं और फिर सोमवार से आगे वाले अतवार के लिए वेट करना शुरू कर देते हैं कि कब हमारा अतवार है, कब मैंने क्या करना है जी, हमें छुट्टी हो। हफ्ते की शाम को आप देखते होंगे कि वो इंतहाई जल्दी से काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कल हमारा क्या है, अतवार है, पूरे दिन मैंने रेस्ट करना है। जब कभी आप बच्चे की ज़िंदगी में से रेस्ट को निकाल देते हैं, आप ओवरवेट उस पर बच्चे पे डाल देते हैं, आप स्ट्रेस उस पर बच्चे पे ज़्यादा डालना शुरू कर देते हैं सिर्फ मार्क्स ज़्यादा लेने के लिए, तो ये गलत अप्रोच होती है, रेडिक्यूलस अप्रोच है, जो कि बच्चे को आप ज़िंदगी में पीछे लेके चली जाती है। वालिदैन का सबसे बड़ा जो सरमाया होती है वो औलाद ही होती है। अगर आपकी औलाद अच्छी तरीके के साथ काम नहीं कर पा रही, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बच्चे ज़हनी तौर पे मजबूर है या ज़हनी तौर पे आपका बच्चा थोड़ा सा वीक है। अब उन 2 केसेस में भी क्या हुआ, क्योंकि अब मैं वेटरन हो चुका था, मुझे इस बात का पता था कि इनका किस तरह से इलाज करना है, इनकी ये कैफियत किस तरह से ख़त्म करनी है। मैंने उन्हें भी यही बात रेकमेंड की कि सर आपने इस तरह करना है, इन्हें 2 घंटे या 1.5 घंटे आपने असर के बाद इन्हें आपने गेम करवानी है, जो मर्जी हो जाए, ये आपकी असाइनमेंट है। डेली बेसिस पे आपने बच्चे को गेम करवानी है। अगर आप बच्चे को गेम नहीं करवाएंगे तो मैं बच्चे को मजीद नहीं पढ़ाऊंगा। उन्होंने गेम करवानी शुरू कर दी। तकरीबन जी 2 मंथ के अंदर बच्चे की जो प्रॉब्लम आ रही थी ज़हनी तौर पे वो क्या हो गई, वो ठीक हो गई। अगर आपका बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, अगर आपके बच्चे को सबक याद नहीं हो रहा, अगर आपका बच्चा किसी तौर भी आपको वीक लग रहा है पढ़ाई में, कि उसके जो नंबर हैं वो कम आ रहे हैं, आप बच्चे के टाइम टेबल बढ़ाएं नहीं उधर से। अगर आप वहाँ से बच्चे के इधर से, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, इधर नंबर बच्चे के कम आते हैं, उधर से हम टाइमिंग बढ़ा देते हैं। एक बच्चा पहले 16 घंटे पढ़ रहा है या 14 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहा है, आप उधर से उसके 2 घंटे अगर और बढ़ा देंगे सिर्फ इसी वजह से कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो इससे बच्चा ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा और उसका जो रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा उसको ज़िंदगी में पीछे लेके जाता है। मैं यहाँ पे आपको सिम्टम्स बताता हूँ, तीनों बच्चे में जो कॉमन सिम्टम्स थी। पहली जो सिम्टम आ रही थी वो हमारे पास थी जी उसकी लेक ऑफ कंसंट्रेशन,
कि जब पढ़ाई करने बच्चे बैठते थे तो उसकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती थी, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ, क्योंकि हर वक्त ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग क्यों बच्चे में आती है? ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि बच्चा ज़हनी तौर पे काम करने के वो इरादा उसके पास होता ही नहीं है, कुव्वत इरादी उसकी ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात लेजीनेस, बच्चा सुस्त हो जाता है आपका। तीसरी बात हमारे पास आती है हार्ड टू रिमेंबर लेसन फॉर लॉन्ग टाइम, कि ज़्यादा देर के लिए लेसन तैयार करना बच्चे के लिए इंतहाई ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, अगर ये बात थी। उसके बाद है स्टबबॉर्ननेस, ये इंतहाई कॉमन चीज़ है स्टबबॉर्ननेस, ज़िद बच्चे की, और इस पे हमारा अलग से एक सेशन भी है कि बच्चे की ज़िद को किस तरह से हमने ख़त्म करना है। तो ये चार जो थी हमारे पास उनमें कॉमन आ रही थी बातें। इनकी रीज़न क्या थी हमारे पास? अब जो मैंने, आप इसे रीजंस कह लें, इसे आप सॉल्यूशंस कह लें, ये वजूहात हैं। पहली थी लेक ऑफ एक्सरसाइज, के बच्चे बिल्कुल एक्सरसाइज बच्चे को नहीं करवाई जा रही थी, बच्चे पे सिर्फ पढ़ाई का वेट डाला जा रहा था कि भाई आपने नंबर हाई आपने करने, जो मर्जी करने, चाहे आपने 24 घंटे पढ़ें। दूसरी बात थी ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल, भाई ये इस बात पर गौर करें। अब जो पहला केस जिसके बारे में मैंने आपको बताया, पहले केस में इस तरह था कि बच्चे को वो घर आके, मैंने जब पूछा कि फ्री टाइम में अपने क्या करता था, तो उसके वालिद ने मुझे इंतहाई तहम्मुल के साथ जवाब ये दिया कि हमारे बच्चे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है फ्री टाइम में। वो चीज़ क्या होती है? इस बेटे को चाहिए होता है जी मोबाइल। जब इसने फ्री होना, इसने कहना जी अबू मुझे मोबाइल दे दें, मैंने इस्तेमाल करना है। क्योंकि वो बच्चा 16 घंटे या 14 घंटे काम कर रहा होता था। मैं फिर क्या करता हूँ, मैं बच्चे की ज़िद पूरी कर देता हूँ, मैंने उसको मोबाइल पकड़ा देता हूँ। तो ये चीज़ अगर बच्चे को आप टाइम टेबल के बगैर मोबाइल दे रहे हैं, बगैर किसी लिमिट्स के अगर मोबाइल यूज़ करने की इजाज़त दे रहे हैं, तो ये इंतहाई गलत चीज़ है। बच्चे को ज़हनी तौर पर ये सुस्त करेगा आपका मोबाइल, अगर ओवर यूज़ आप करवा रहे हैं बच्चे को, और अगर आप किसी लिमिटेशंस के बगैर कर रहे हैं तो ये बच्चे के लिए इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो मोबाइल का आपने कंट्रोल यूज़ आपने करना है, ये दूसरी बात। अब आगे हमारे पास टू मच स्टडी, अगर बच्चे पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बोझ आप डाल रहे हैं, आप दिन रात अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो बच्चा क्या होगा, ज़हनी तौर पे सुस्त हो जाएगा। उसके बाद है प्रेशर टू गेट हाई मार्क्स, ये भाईजान बहुत अहम पॉइंट है। अगर आप बच्चे पे लगातार प्रेशर डाल रहे हैं कि हाई मार्क्स लेने हैं, हाई मार्क्स लेने हैं, बच्चे की एबिलिटी को देखे बगैर, अगर आप दूसरों के साथ कंपेयर करके कह रहे हैं कि भाई तेरी चाचे के फुप्पी के वो बेटे ने इतने मार्क्स लिए हैं, तुम्हारे भी कितने उसके बराबर मार्क्स आने चाहिए। वो अक्सर कहते होते हैं उन लोगों की ज़िंदगी अजाब बन जाती है कि जिनके कज़न टॉपर्स होते हैं, जिनके जो हमसाए होते हैं वो टॉपर्स होते हैं। वो क्यों अजाब बनती है? वो इसीलिए बनती है क्योंकि हम उसकी बच्चे की सलाहियत देखे बगैर, बच्चे का इंटरेस्ट देखे बगैर, उसके इंक्लिनेशन, उसके इरादे देखे बगैर हम क्या करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस करना शुरू कर देते हैं कि भाई तूने वो साकिब की तरह मार्क्स लेने हैं, भाई तूने वो अली की तरह 1000+ मार्क्स लेने हैं। हमें नहीं पता तो 16 घंटे पढ़, हमें नहीं पता तो 14 घंटे पढ़, या तो पूरी पूरी रात पढ़। उसके बाद है जी लेक ऑफ एप्रिशिएशन। भाईजान ये भी अहम पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा काम कर रहा है और आप बच्चे की तारीफ नहीं कर रहे। अब मेरे पास जो केस पहला आया था उसमें वालिदैन की सिर्फ एक ही एटीट्यूड था बच्चे के साथ, वो क्या था? बच्चे के 48% मार्क्स आते हैं, बच्चे के 60 आते हैं, बच्चे के 65 आते हैं, बच्चे के 70% मार्क्स आते हैं। वो सिर्फ एक ही बात करते थे कि बेटा ठीक है ज़्यादा लेने की कोशिश करें। जब आप बच्चे को छोटे टारगेट या छोटे मार्क्स, कम मार्क्स लेने पे आप अप्रिशिएट नहीं करते, तो ये बात यहाँ पे लिख लें कि आपका बच्चा कभी भी हाई मार्क्स नहीं लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चे को हौसला ही नहीं दिया जा रहा। तो इस हालत में बच्चे की हौसला अफजाई जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। आपके बच्चे का अगर 0 नंबर भी आ रहा तो आप बच्चे की हौसला अफजाई करेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। और आगे जी नो रिवार्ड, अगर आपका बच्चा कोई काम अच्छा कर रहा है, चाहे उसने कोई छोटी कामयाबी हासिल की है, उसे कोई रिवार्ड नहीं दिया जाता, उसे कोई इनाम नहीं दिया जाता। ये बात ज़हन में रखें कि बच्चे को छोटा से छोटा इनाम दे। बच्चे को आप लालच देने की कोशिश करें, आप बच्चे को कहें कि आप फ़लाँ चीज़ करें, या आप टेस्टों में इतने मार्क्स लें, हम छोटी सी पार्टी करेंगे, मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, मैं आपको बर्गर खिलाऊंगा, मैं आपको फ़लाँ जगह लेके जाऊंगा। अगर बच्चे को थोड़ा सा आप लालच दे देते हैं किसी चीज़ का, या बच्चे को किसी रिवार्ड का आप क्या देते हैं कि मैं आपको रिवार्ड दूंगा, तो ये बात आप देखेंगे कि बच्चा उस रिवार्ड को हासिल करने के लिए रिजल्ट को आगे लेके जाएगा, अपने रिजल्ट को बेटर करेगा। और ये चीज़ अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो ये चीज़ आपके लिए इंतहाई ज़्यादा अच्छी है, वालिदैन के लिए खुशी का बाइस होती है। ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका बच्चा हाई मार्क्स नहीं ले रहा, आपका बच्चा अगर स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, अगर आपका बच्चा मुश्किल उसे पेश आ रही है सबक याद करने में, तो यकीन माने आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो ज़हनी तौर पे ठीक है, वो बिल्कुल कुंद ज़हन नहीं है, वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल उसकी अहलियत कम नहीं है। आप हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि उसकी रीज़न आप तलाश करें कि आपका बच्चा क्यों मार्क्स कम ले रहा है, आपका बच्चे के ऊपर क्या कोई स्ट्रेस तो नहीं है, उसके आपने डेली की रूटीन देखे कि वो रूटीन पे कहाँ पे वो खराबा कर रहा है। आप देखें कि बच्चे की कंपनी किस तरह की है, आप देखें कि बच्चे की रूटीन क्या वो कर रहा है, वो घर से
घर से स्कूल जाता है या स्कूल से